कांग्रेस नेता रेणु गंगवार और सुरेश गंगवार भाजपा में शामिल। हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति भी हुई भाजपा में शामिल। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। चुनाव के बाद एक्शन मोड में सीएम धामी। जंगल की आग को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने मतदान के लिए मतदाताओं का जताया आभार। कहा, मतदाताओं ने प्रधानमंत्री के विकास कार्यों पर लगाई अपनी मुहर। 10 मई से शुरू होगी चारधाम यात्रा। सुरक्षित बनाने की दिशा में लगातार बढ़ाए जा रहे कदम। पिछले साल 180 से अधिक श्रद्धालुओं की हार्ट अटैक से हुई थी मौत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भाजपा में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। और इसी कड़ी में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई, उधम सिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार और कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक सुरेश गंगवार ने भाजपा का दामन थाम लिया है। अनुकृति गुसाई के भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गर्मा दसोनी ने निशाना साधते हुए कहा कि अनुकृति की आज घर वापसी हो गई। उन्होंने कांग्रेस में रहते एक कार्यकर्ता के तहत काम नहीं किया। विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने उनको टिकट दिया था। देखिए, नारी शक्ति का सम्मान कौन करता है कौन नहीं करता है, ये प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। और जहां तक अनुकृति गुसाई की बात है, वो इस समय कांग्रेस पार्टी में तो थी नहीं। हाँ, विधानसभा चुनाव जरूर उन्होंने कांग्रेस पार्टी से लड़ा था। और प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि वो राजनीति में नौसिखिया थी, बहुत जो है नई आई थी। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने उनको जो सम्मान दिया, जो है बेटियों को आगे बढ़ाने का जो हमारा संकल्प था, उसी के तहत उनको विधानसभा का टिकट दिया था। वो जीत दर्ज नहीं कर पाई, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अब वो क्यों गई हैं, इसका जवाब तो वही दे सकती हैं। उत्तराखंड में भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद भी कांग्रेस नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस की राष्ट्रीय संयोजक सुरेश गंगवार, उधम सिंह नगर की जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई भी भाजपा में शामिल हो गई। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इन नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया। अनुकृति जी का कल ही मुझे प्रस्ताव प्राप्त हुआ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का। मैंने भी अपने संबंधित नेतृत्व से बातचीत करने के बाद और फिर मैंने अपनी सहमति दी है। हमारे गंगवार जी, आपने कोई कांग्रेस पहले छोड़ दी थी, लेकिन आपने भी दो दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा व्यक्त की है। आपको मैंने दल में आपकी एंट्री हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ ज्वाइनिंग की एक पद्धति है, एक टीम है। उस टीम के डिस्कशन के बाद अनुराग ठाकुर जी जो हमारे उत्तराखंड की ज्वाइनिंग की देखते हैं, वहां से अनुमति लेने के बाद ही हम ज्वाइनिंग करा रहे हैं। अनुकृति जी का कल आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को बहुत धन्यवाद दे रही हूं कि उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, मुझे भारतीय जनता पार्टी परिवार का सदस्य बनाया है। मैं उनकी बहुत आभारी हूं। और हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री बड़े भाई पुष्कर सिंह धामी जी की बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे अपनी इस पार्टी का सदस्य बनाने का कष्ट किया है, मुझे ये मौका दिया। आदरणीय मोदी जी की नीतियों से, आदरणीय अमित शाह जी की नीतियों से, आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी नीतियों से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों से और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की नीतियों से, सबकी नीतियों से खुश होकर और खासकर भारतीय जनता पार्टी की जो इस तरह की जो विचारधारा, जो कार्यशैली है, उसको खुश होकर हम लोगों ने अपने परिवार में पुनः वापसी की है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए मतदाताओं का आभार जताया।
उन्होंने कहा कि भाजपा का मतदाता अपने आप घरों से निकलकर वोटिंग के लिए निकला। इस चुनाव में विपक्ष का कोई स्पर्धा नहीं था, इसलिए यहाँ कम मतदान हुआ है। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष ने कम मतदान के लिए चिंता भी जाहिर की और इसके लिए चुनाव आयोग को ठोस नीति बनाने और मतदान अनिवार्य करने का भी सुझाव दिया। बीजेपी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि मतदाताओं ने प्रधानमंत्री के विकास कार्यों पर अपनी मुहर लगाई है। कि आप सबका मैं आभार व्यक्त करूं और जो अपेक्षाएं दल द्वारा आम मतदाता से थी और जो हमारा फीडबैक है उस पर भी कुछ जानकारी आप तक रखूं। वोटिंग थोड़ी कम जरूर हुई, लेकिन हमें भरोसा है कि पार्टी अपने लक्ष्य के अनुसार कुल मतदान का 75% हिस्सा अवश्य प्राप्त करने में सफल होगी। 4 जून को मोदी जी की 400 पार की माला में 5 कमल उत्तराखंड के गूंथे जाना तय हो गया है। मतदान के बाद सभी ईवीएम देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में पहुंच चुकी हैं। जिलाधिकारी सोनिका ने निरीक्षण कर कहा कि स्ट्रांग रूम में प्रवेश और निकास के लिए केवल एक ही गेट का उपयोग किया जाए। इसके अलावा अन्य सभी गेट पूरी तरह से बंद रहेंगे। जिलाधिकारी ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में तैनात अर्धसैनिक बल के अधिकारियों और जवानों को भी सख्त निर्देश दिए। इसके अलावा यहाँ पे हमने 3 लेयर सिक्योरिटी जो होती है लगाई है। पहले CAPF, उसके बाद PSC, उसके बाद पुलिस फोर्स, स्टेट पुलिस फोर्स, और उसके ही क्रम में फिर ब्रीफिंग भी हुई है यहाँ पे। और सारी व्यवस्थाएं अब इंटैक्ट हैं और हम लोगों ने पूरी तरह से जितना भी जो गाइडलाइंस के अनुसार यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है। सभी स्ट्रांग रूम्स को CCTV की निगरानी में रखना है और क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि किस तरह से वो कैमरा प्लेस होना चाहिए और किस तरह से वो दिखना चाहिए। और उसी के क्रम में हमने यहाँ पे एक पूरा सेटअप तैयार किया है और पॉलिटिकल पार्टीज और रिप्रेजेंटेटिव जो कैंडिडेट्स के हैं उनको भी रिक्वेस्ट की कि वो आके यहाँ पे देखें। हरिद्वार के हर की पौड़ी पर अपने अपने राम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गंगा सभा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि आयोजन 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें मशहूर कवि कुमार विश्वास प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी बातों को कविता के माध्यम से लोगों तक प्रस्तुत करेंगे। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम 25 अप्रैल से शुरू होगा और 27 अप्रैल तक चलेगा। गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने कहा कि प्रभु श्री राम के जीवन से युवा पीढ़ी अच्छी सीख ले सके और इसी उद्देश्य के साथ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। देखिए, दिनांक 25, 26 और 27 अप्रैल को आरती के उपरांत रात्रि 8 बजे से विश्व प्रसिद्ध कवि और वक्ता कुमार विश्वास जी का अपने अपने राम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और भाव हम सबका यही है कि कुमार विश्वास, जो आप जानते हैं, विश्व प्रसिद्ध वक्ता है और बहुत बड़ी उनका एक फॉलोइंग भी है और उनके माध्यम से प्रभु श्री राम का हम स्मरण करें और उनके जीवन से हम क्या सीख ले सकते हैं, उनके चरित्र से हम क्या सीख ले सकते हैं, ऐसे हम युवा पीढ़ी को विशेष रूप से हम क्या प्रभु श्री राम के जीवन से सीख लेते हुए उनको आकर्षित कर सकते हैं, हम यही हमारा उद्देश्य है। रात्रि का आयोजन होगा, भव्य आयोजन होगा, सभी इसमें आयोजन में आमंत्रित हैं। व्यवस्था भी उसी के अनुरूप की जाएंगी और हर की पौड़ी से एक सनातन धर्म को मजबूत करने का जो संदेश है वो श्री गंगा सभा सदैव देती आई है। इसी क्रम में इस बार रात्रि 8 बजे से 11 बजे तक का आयोजन। उत्तराखंड शिक्षा महानिदेशक ने कहा कि स्कूलों ने अगर मनमानी चलाई तो कड़ी कार्रवाई होगी। शिक्षा महानिदेशक वंशीधर ने बताया कि पाठ्य पुस्तकों को लेकर कई स्कूलों से शिकायतें मिल रही हैं, जिनमें NCERT की निर्धारित मानकों के अनुसार पाठ्यक्रम की पुस्तकें नहीं दी जा रही हैं, जिसको लेकर अब विभाग गंभीर है। यदि किसी की शिकायत मिलती है तो कड़ी कार्रवाई इस पर की जाएगी। देखिए, उसमें माननीय उच्च न्यायालय के बहुत स्पष्ट निर्देश हैं कि जो भी ऐसी पुस्तकें प्राइवेट विद्यालय, निजी विद्यालय लगाते हैं, उनकी दरें NCERT की लगभग बराबर रखी जाएं। और उसके संबंध में हमने अभी 4-5 दिन पहले भी किया है, पिछले वर्ष भी किया था, टीम बना करके हमने कहा इसको चेक करिए और जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन कराइए। काशीपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां महिला ने अपनी सौतेली बेटी की हत्या कर दी। खड़गपुर देवीपुरा के रहने वाले मोनू कुमार ने थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तलाश करनी शुरू कर दी और इस दौरान मोनू कुमार के घर के सामने से एक निर्माणाधीन मकान में बोरी में बंद मिट्टी में दबा हुआ एक शव बरामद हुआ।
जांच के बाद पता चला कि उसकी सौतेली मां ने गला घोंटकर 8 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया और बच्ची के शव को बोरी में ढककर सामने के मकान के पीछे एक कमरे में दबा दिया। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। के फादर का नाम था मोनू कुमार। इन्होंने सूचना दी कि इसकी 8 साल की बच्ची है, वो गायब हो गई है, वो मिल नहीं रही है कहीं घर से। तो हमें 18 को ही रात को जब पूछताछ की, आसपास के लोगों से पूछताछ की बच्ची कहाँ है, तो रात को सूचना मिली कि उस बच्ची की बॉडी जो थी उसी का जो घर है उसके सामने उसके नाना रहते थे किराए पर, वहां पर पड़ी हुई मिली है बॉडी। तो फिर जब हम लोग गए वहाँ पे उसका पूरा आसपास के कैमरे वगैरह देखे तो हमें ये पता चला कि इसकी जो स्टेप मदर थी, इसकी सौतेली माँ थी, वही इसे कहीं ना कहीं लेके गई है। कैमरों में थोड़ा सा पता चल रहा है, वही उसे फिर बॉडी को छुपा उपा के उसकी मर्डर करके उसने पूरा एविडेंस हटाने के लिए उसको ढक वक दिया था। तो इस पर फिर हमने उसे अरेस्ट किया आज। देहरादून में बीच सड़क पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती कार में अचानक आग लग गई। यह हादसा गढ़ी कैंट थाना क्षेत्र के बल्लूपुर चौक के समीप हुआ। बताया जा रहा है कि गाड़ी में 3 लोग सवार थे जिन्होंने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। वहीं अग्निशमन की गाड़ियों से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस घटना में कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। हल्द्वानी शहर के बनभूलपुरा के चोरगलिया रोड चिराग अली शाह बाबा मजार क्षेत्र में मजदूरों की कई झोपड़ियों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने के कारण झोपड़ी जलकर खाक हो गई थी। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। वहीं सुबह मुस्लिम समाज की कमेटी ने मजदूरों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। वहीं मजदूर परिवार ने सरकार से भी मदद की गुहार लगाई है। में सब खा पी के सोने लगे। 10 से 11 के बीच में ये घटना हुई है सर। अब कैसे हुई है सर हमें नहीं पता है। फिर बच्चों को लेके हम लोग भागने लगे। अब आग बचाते तो बच्चे समझ लो हम लोग भी उसमें जल जाते, इसलिए बच्चों को हमने लेके और जो कम्बल चद्दर वही उठाए, जो उठाए नहीं सब जल गया सर। इसी में नुकसान काफी हुआ है और ये गरीब लोग हैं बेचारे, इनके पास केवल एक तन पे जो कपड़ा बचा है, एक वो ही बचा है, बाकी इनके पास कोई एक सुई भी नहीं बची। तो मैं यही कहूंगा कि जिस तरह से भी इन लोगों की मदद होगी हम पूरी मतलब ये कोशिश करेंगे। 5-7 मिनट के अंतराल में फायर सर्विस यहाँ पहुंच चुकी थी और 500 आदमी जद में थे। इसके सबको बचाया गया। 5 घोड़े और एक गाय दूध देने वाली और एक बछड़ा, इनको जो है बचाया गया। जांच की जा रही है। अभी इसका पता नहीं चल पा रहा ना कि आग लगी किन कारणों से है, तो वो कारण पता लगते ही उसको जो है जांच का विषय है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जल्द लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का। अरसे से सोना बड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। छत्तीसगढ़ में 4 बड़े बड़े हाईटेक मेडिकल कॉलेज खोले के 1 नंबर डिसीजन है। मोदी ला चुने के रीजन है, बराबर मोदी में रीजन है। मेरे वोट देने का रीजन है, क्योंकि
कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। चाहे कौन सीजन है, मोदी ला चुनने के रीजन है काबत मोदी मेर विजन है। शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है, चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है, कहीं रुदन है कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ, जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। महतारी वंदन योजना ले साल के 12,000 देके बढ़ा दी महिला वन के पोजीशन, मोदी ला चुनने के रीजन काबर की मोदी में है विजन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां गर्मी के बढ़ते ही डेंगू और फ्लू जैसी बीमारियों में बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। पिछले साल उत्तराखंड में डेंगू का कहर काफी बरपा था और साथ ही राजधानी देहरादून में भी डेंगू के मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई थी। पिछले साल से सबक लेते हुए दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि डेंगू को लेकर दून हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए एक अलग वार्ड की भी व्यवस्था की गई है ताकि आने वाले समय में मरीजों को कोई भी परेशानी न उठानी पड़े। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि डेंगू का एक तो साइकिल चलती है कि 2-3 साल में एक बार ये भयंकर रूप लेता है। तो पिछली बार हम लोगों ने काफ़ी बड़ा हुआ डेंगू देखा, तो इस बार हम लोग अस्पताल के तौर पर पूरी तरह तैयार है। हम लोग का एक स्पेशल वार्ड भी बनाया गया है, डॉक्टर्स की टीचिंग और ट्रेनिंग भी चलती रहती है और शासन भी, जैसे मुझे मालूम पड़ा है कि नालियों की सफाइयाँ और फॉगिंग वगैरह अभी से ही जल्दी में स्टार्ट कर दी गई है और इस तरह की टास्क फोर्स बनाकर वो काम हो रहा है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से लाइसेंस मिला है। अब तक स्थिति ये थी कि मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक नहीं होने से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सबसे ज्यादा दिक्कत गर्भवती महिलाओं को झेलनी पड़ती थी, लेकिन जल्द ही अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों को यहाँ रक्त उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में कई महत्वपूर्ण जांचें कराई जा सकेंगी। अधिकारी का कहना है कि कुछ उपकरण खरीदकर सभी महत्वपूर्ण और आवश्यक रक्त परीक्षण मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
बता दें कि अभी तक मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में भर्ती होने वाले मरीजों को एकमात्र जिला अस्पताल ब्लड बैंक पर निर्भर रहना पड़ता था। हर्ष का विषय है कि मेडिकल कॉलेज और बेस हॉस्पिटल को भारत सरकार और CDSO की तरफ से लाइसेंस मिल गया है। जल्द से जल्द अगले हफ्ते से हम ब्लड बैंक स्टार्ट करने का कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ साथ ही हम ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट जिसमें कि प्लेटलेट आता है, प्लाज्मा आते हैं, पैक्ड RBCs आते हैं, क्रायोप्रेसिपिटेट की सुविधा दे पाएंगे, जो कि अभी अल्मोड़ा जिले और उसके आसपास के जो लोग हैं उनको सिर्फ हल्द्वानी में ये सुविधा उपलब्ध थी। अभी हम इस सुविधा को अपने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में स्टार्ट करेंगे, जिससे कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मरीज को हम। देहरादून सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद पर MDDA ने काम शुरू कर दिया है, जिसको लेकर देहरादून के सभी पार्कों के साथ ही डिवाइडर का सौंदर्यीकरण का काम भी शुरू कर दिया गया है। MDDA उपाध्यक्ष ने बताया कि शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बनाए गए मास्टर प्लान के अनुसार काम शुरू कर दिया गया है। इसमें निजी और सरकारी स्कूल में वाटर हार्वेस्टिंग का भी प्लान रखा गया, जिससे पानी की बचत जल संवर्धन के माध्यम से हो सकेगी। देखिए, जो G20 हुआ था हमारा और ग्लोबल इंस्टीट्यूट समिट हुई थी, उसमें पूरे शहर का सौंदर्यीकरण का कार्य हम लोगों ने किया था। उसमें हमने निरंतरता दी है, जो बचे हुए क्षेत्र थे उनके फसाड का और जो पार्क हैं, डिवाइडर हैं, जो रोड साइड के फुटपाथ हैं, उनको ठीक करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जल संरक्षण का हमने एक बड़ा अभियान शुरू किया है और उसमें जगह जगह हम लोग तालाब बना रहे हैं और जो हमारे निजी विद्यालय हैं, निजी स्कूल हैं, जो सरकारी विद्यालय हैं, उसमें हम लोग रिचार्ज पिट भी बना रहे हैं और जल संग्रहण का जो क्षमता विकसित करने के लिए उसके भी निर्देशित किया गया। जो प्राइवेट कॉम्प्लेक्स हैं उसमें भी हम लोग जल संरक्षण और संवर्धन के लिए वाटर हार्वेस्टिंग के लिए निर्देशित किए हैं और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में आगामी 10 मई से चारधाम यात्रा प्रारंभ होने वाली है, जिसे सुगम, सुरक्षित व सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में लगातार कदम बढ़ाए जा रहे हैं। गत वर्ष चारधाम यात्रा के दौरान 180 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत हृदयघात से हुई थी। इसे देखते हुए इस बार स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस कड़ी में भारत निर्वाचन आयोग से यात्रा समीक्षा की अनुमति मिलते ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही एम्स ऋषिकेश समेत श्रीनगर और दून मेडिकल कॉलेज को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आवश्यकता होने पर बीमार श्रद्धालुओं को तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जा सके। अभी हायर सेंटर ले जाने में लगने वाले समय के कारण कई श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है। जो हमारे MBBS डॉक्टरों ने पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और बॉन्डधारी है, उसके लिए भी हमने चुनाव आयोग को लिस्ट भेज दी है कि जल्दी हमको परमिशन दी जाए, ताकि हम यात्रा रूट में डॉक्टर की तैनाती कर सकें। और मैं सभी चारधाम यात्री जितने भी इस बार यात्रा में आना चाह रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। स्वास्थ्य सेवाएं हमारी बहुत अच्छी रहेंगी। किसी भी यात्री को अगर कोई दिक्कत होती तो हमारे स्वास्थ्य विभाग जो है 24 घंटे यहाँ पे सेवाएं देने के लिए उपलब्ध रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने चुनाव आयोग से परमिशन ली थी कि हमारे यहाँ चारधाम यात्रा बहुत जल्दी शुरू होने वाली है और हमको चारधाम यात्रा के तहत विभागीय समीक्षा बैठक करनी है, क्योंकि लाखों तीर्थयात्री हमारे प्रदेश में आते हैं। और आज चुनाव आयोग की परमिशन के बाद मैंने सभी सीएमओ की एक बैठक ली है, उसमें महानिदेशालय के भी लोग वर्चुअली जुड़े थे, यहाँ मेडिकल कॉलेज के लोग भी सब जुड़े थे। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी बढ़ते ही सांपों का निकलना शुरू हो गया है। ग्रामीण इन सांपों को न मार सकें, इसके लिए रामनगर की सेव द स्नेक सोसाइटी पिछले कई सालों से क्षेत्र में काम कर रही है। सेव द स्नेक समिति के अध्यक्ष ने बताया कि पिछले 2 दिनों में 15 से ज्यादा विषैले कोबरों को कॉर्बेट से सटे ग्रामीण क्षेत्रों से रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू किए गए सांपों को वन विभाग की मदद से जंगल में आजाद किया गया है। दरअसल में गर्मी का मौसम आ गया, सांपों का निकलना प्रारंभ हो गया है और हम लोग तो पहले से आपको पता है कि सांपों की जान बचाने में लगे रहते हैं और विभाग भी हमारी मदद करता है, इसलिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। आज हमने कम से कम 15 से अधिक विषैले कोबरे सांपों को रेस्क्यू कर 2 दिन के अंदर रेस्क्यू करके और आज जंगल में आजाद किए, जिसमें एक जहरीला रसल वाइपर भी था काफी हद तक। और ये विषैले जो कोबरे हैं
कोबरे को हमने कई घरों से पकड़ा है, गांव के लोगों से पकड़ा है, घरों में से पकड़ा है और इस समय हमने जंगल में आजाद कर दिया। जो कोबरा या अन्य स्नेक प्रजाति है वो बाहर आ रहे थे, गांव में आ रहे थे, तो उनको चंद्रशेखर कश्यप और उनकी टीम हमारे हमेशा सहयोग में रहते हैं, हमारे वन विभाग के हमेशा सहयोग में रहते हैं और वन विभाग के साथ मिलकर इसको रेस्क्यू कर इसको सेफली फॉरेस्ट में छोड़ा गया है। तो ऐसे सहयोग हमेशा बना रहे ताकि हम वन्य जीव का भी रेस्क्यू कर सके और उसके साथ साथ जो जनहानि भी ना। चंद्रशेखर कश्यप जी हैं जो ये बड़ा अच्छा काम कर दिए हैं, ये सांपों को रेस्क्यू करके मतलब ये कि वन विभाग की टीम के वन विभाग की मदद से घर से जो रेस्क्यू करके सांपों को जंगल में छोड़ दिया, लेकिन इनका आज तक कहीं तक रिकॉर्ड नहीं बना कि ये लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं करके। सरकार की तरफ से इनको कोई मदद नहीं मिल पाई इनकी। न्यूज अपडेट तो फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।